उस रात पहाड़ों पर बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में सुइयां चुभती महसूस होती थी। छोटे से पहाड़ी गांव सुराजगढ़ की सारी गलियां कीचड़ और धुंध से भर चुकी थीं। दूर पहाड़ों के पीछे बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरे गांव की लकड़ी की झोपड़ियां उस सफेद रोशनी में दिखाई देती। फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। मैं अजीत उस समय खिड़की के पास बैठा अंगीठी सेंक रहा था। सामने मेज पर लालटेन रखी थी जिसकी लौ बार बार हवा से कांप रही थी। व्योमकेश चुपचाप कुर्सी पर बैठा पाइप पी रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर मैं जानता था कि उसका दिमाग लगातार कुछ सोच रहा है। हम दोनों को उस गांव में आए मुश्किल से 3 घंटे हुए थे। तभी नीचे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम। मैं थोड़ा चौंका। इतनी रात गए कौन हो सकता था? सराय का बूढ़ा मालिक डरते हुए अंदर आया। बाबूजी, गांव का मुखिया आया है, कह रहा है बहुत जरूरी काम है। व्योमकेश ने धीरे से आंखें खोली। उसे ऊपर भेज दीजिए। कुछ ही पलों बाद एक भारी शरीर वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। माथे पर पसीना था जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आप ही व्योमकेश बाबू हैं? जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव में फिर से मौत हुई है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। व्योमकेश ने पाइप नीचे रखा। फिर से मुखिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। 3 महीने में चौथी मौत। मैं थोड़ा आगे झुका। क्या मतलब? कोई बीमारी फैली है? काश ऐसा होता बाबूजी। वह धीमे स्वर में बोला, ये मरने वालों के शरीर पर कोई घाव नहीं मिलता, मगर मरने से पहले हर आदमी एक ही बात कहता है। क्या? उसने खिड़की के बाहर अंधेरे पहाड़ों की तरफ देखा। पहाड़ पर कोई उन्हें बुलाता है। अंगीठी की आग अचानक चटक कर भड़क उठी। मैंने अनजाने में अपनी चादर और कसकर पकड़ ली। व्योमकेश शांत था। और आज कौन मरा है? डाक बंगले का चौकीदार। शरीर कहाँ है? गांव के मंदिर में रखा है। व्योमकेश धीरे से उठ खड़ा हुआ। चलते हैं। बारिश अभी तेज थी। हम तीनों लालटेन लेकर गांव की संकरी गलियों से गुजर रहे थे। हर घर का दरवाजा बंद था। कहीं कोई आवाज नहीं, बस हवा की सीटी और बारिश की बूंदें। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह गांव सामान्य नहीं था। मंदिर गांव के आखिरी छोर पर था। पुराना पत्थर का मंदिर जिसके पीछे सीधे खाई शुरू हो जाती थी। अंदर पहुंचते ही धूप और सरसों के तेल की गंध आई। फर्श पर एक आदमी का शव सफेद कपड़े से ढका पड़ा था। व्योमकेश उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से कपड़ा हटाया। चौकीदार की आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसकी आत्मा तक जमा दी हो। मैंने कांपते हुए पूछा, मौत कैसे हुई? मुखिया बोला, यही तो कोई नहीं समझ पा रहा। व्योमकेश ने शरीर की जांच शुरू की। कोई चोट नहीं, जहर के निशान नहीं, शरीर अकड़ा हुआ भी नहीं। फिर अचानक उसने चौकीदार के दाएं हाथ को उठाया। उंगलियों में मिट्टी फांसी थी। यह मिट्टी कहाँ की है? उसने पूछा। मुखिया बोला, शायद पहाड़ की। व्योमकेश की आंखों में हल्की चमक आई। मौत से पहले यह कहीं गया था। लेकिन बाबूजी, मुखिया फुसफुसाया, इसे आखिरी बार डाक बंगले के कमरे में बंद देखा गया था। मैंने चौंक कर कहा, कमरे में बंद? हां, अंदर से कुंडी लगी थी। अब मामला और अजीब हो चुका था। व्योमकेश ने धीरे से पूछा, क्या मैं डाक बंगला देख सकता हूं? हम मंदिर से निकलकर पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़े। बारिश कुछ कम हो चुकी थी, मगर धुंध इतनी घनी थी कि 5 कदम आगे देखना मुश्किल था। डाक बंगला गांव से थोड़ा ऊपर जंगल की तरफ था। अंग्रेजों के समय की पुरानी इमारत, टूटी खिड़कियां, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां। मुखिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। यही मिला था। कमरे में घुसते ही सीलन और पुराने लकड़ी की गंध आई। फर्श पर मिट्टी के निशान थे। व्योमकेश झुककर उन्हें देखने लगा। अजीत, हां, ये निशान अंदर आने के नहीं, बाहर जाने के हैं। मैं समझा नहीं, लेकिन अगर वह बाहर गया था तो लाश अंदर कैसे मिली? व्योमकेश ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कमरे में घूमता रहा। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। एक पुरानी काली सफेद तस्वीर। उसमें यही गांव था, मगर तस्वीर के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखों पर किसी ने काली स्याही पोत दी थी। यह कौन है? व्योमकेश ने पूछा। मुखिया अचानक घबरा गया। उसे छोड़ दीजिए बाबूजी। क्यों? गांव वाले उसका नाम नहीं लेते। फिर भी मुखिया ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो डॉक्टर रघुवीर था। डॉक्टर?
20 साल पहले गांव में आया था, लोगों का इलाज करता था, मगर फिर मुखिया ने धीमे स्वर में कहा। एक रात पूरा परिवार जिंदा जल गया, कमरे में सन्नाटा छा गया और डॉक्टर, उसकी लाश कभी नहीं मिली। बाहर अचानक बिजली कड़की। उसी पल मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मैं झटके से पलटा, मगर वहां सिर्फ धुंध थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ब्योमकेश धीरे से बोला, इफंड, कोई हमें देख रहा था। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या? खिड़की के बाहर गीले जूतों के निशान हैं। हम तीनों तुरंत बाहर भागे, मगर बाहर सिर्फ बारिश, हवा और अंधेरा था। अगली सुबह गांव में डर और बढ़ चुका था। हर आदमी धीरे बोल रहा था। औरतें दरवाजे बंद कर रही थीं। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे। गांव के बीच एक बूढ़ी औरत मिली जिसने ब्योमकेश को देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया। एनिस बाबूजी, यहां से चले जाइए। क्यों? जो पहाड़ पर रहता है उसे पसंद नहीं कि कोई उसके राज जाने। ब्योमकेश मुस्कुराया। और पहाड़ पर कौन रहता है? औरत की आंखें फैल गईं, जिसकी मौत कभी हुई ही नहीं। वह तुरंत भाग गई। मैंने धीरे से कहा, मामला कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? ब्योमकेश ने सिगरेट जलाई। हर रहस्य अजीब लगता है अजीत, जब तक उसके पीछे छिपा इंसान सामने ना आ जाए। हम गांव के बाहर उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे जहां से पहली मौत हुई थी। रास्ते के किनारे गहरी खाई थी। ब्योमकेश मिट्टी ध्यान से देखने लगा। फिर उसने एक छोटा सा धातु का टुकड़ा उठाया। मैंने पूछा, यह क्या है? इंजेक्शन की सुई का हिस्सा। मतलब कोई डॉक्टर? ब्योमकेश की आंखें सिकुड़ गईं। या कोई ऐसा आदमी जिसे दवाइयों की अच्छी जानकारी हो। हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर जंगल के बीच एक पुराना टूटा मकान दिखाई दिया। मुखिया अचानक रुक गया। उधर मत जाइए। क्यों? वो डॉक्टर रघुवीर का घर है। ब्योमकेश बिना कुछ बोले उस तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर धूल जमी थी, मगर एक बात अजीब थी। कमरे के बीचों बीच ताजा जली मोमबत्ती रखी थी। मैं सिहर उठा। यहां कोई आता है। ब्योमकेश धीरे धीरे कमरे की तलाशी लेने लगा। एक अलमारी में पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स पड़े थे और तभी उसे एक डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अजीत, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, तो यह पूरा गांव किसी बहुत बड़े झूठ पर खड़ा है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले बाहर किसी के भागने की आवाज आई। हम तुरंत बाहर दौड़े। धुंध के बीच एक काली परछाई जंगल में भाग रही थी। ब्योमकेश उसके पीछे दौड़ा। मैं भी उसके पीछे भागा। बारिश से रास्ता फिसल रहा था। अचानक सामने खाई आ गई। वह परछाई गायब हो चुकी थी, मगर जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक लॉकेट। ब्योमकेश ने उसे उठाया। उसमें एक औरत और एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। पीछे लिखा था, रघुवीर। अब पहली बार मुझे लगा शायद डॉक्टर रघुवीर सचमुच जिंदा था, और शायद वह हमसे बहुत करीब था। रात फिर उतर चुकी थी। उस रात गांव में कोई घर से बाहर नहीं निकला, मगर लगभग आधी रात को डाक बंगले के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने गांव का स्कूल मास्टर खड़ा था। वह बुरी तरह डरा हुआ था। ब्योमकेश बाबू, जल्दी चलिए, मुखिया गायब हो गया। कब से? 1 घंटे से। हम तुरंत उसके घर पहुंचे। घर अंदर से खुला था। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और दीवार पर मिट्टी से एक अजीब निशान बना था। 3 सीधी लकीरें। ब्योमकेश ने उसे कुछ देर देखा, फिर बोला, यह किसी अनपढ़ आदमी का निशान नहीं है। मतलब यह मेडिकल चिन्ह जैसा है। मैं चौंका। फिर वही डॉक्टर। ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं अजीत, अब मुझे लग रहा है कि इस गांव में एक नहीं, 2 लोग खेल खेल रहे हैं। और उसी पल दूर पहाड़ों से किसी आदमी की भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि मेरा खून जम गया। हम तीनों लालटेन लेकर आवाज की दिशा में भागे। धुंध इतनी घनी थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक हमें मुखिया मिल गया। वह जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आतंक से फैली थीं। ब्योमकेश उसके पास झुका। किसने किया ये? मुखिया कांपते हुए बोला। वो वापस आ गया। कौन? रघुवीर। कहां है? मुखिया ने कांपती उंगली पहाड़ की तरफ उठाई। पुरानी खान में। और इतना कहकर वह बेहोश हो गया। अब कहानी पहली बार सचमुच खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ की उस पुरानी खान के बारे में गांव में कहा जाता था, जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, मगर हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। पहाड़ों के ऊपर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने पूरे आसमान पर सफेद चादर डाल दी हो।
गांव के लोग अपने घरों में बंद थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें बार बार उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थीं। मुखिया को गांव वाले उसके घर ले गए। जाते जाते उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। उधर मत जाइए बाबूजी, खान में मौत रहती है। मगर मैं जानता था अगर ब्योमकेश ने तय कर लिया है तो अब हम जरूर जाएंगे। डाक बंगले लौटते समय मैंने धीरे से पूछा, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि डॉक्टर रघुवीर जिंदा है? ब्योमकेश कुछ देर चुप रहा। अभी नहीं कह सकता, लेकिन सारे सुराग उसी की तरफ जा रहे हैं। वायन, कभी कभी सबसे साफ दिखने वाला रास्ता ही जाल होता है। अजीत, मैं समझ नहीं पाया। कमरे में पहुंचकर उसने मेज पर वो डायरी रखी जो हमें पुराने मकान से मिली थी। लालटेन की रोशनी में उसने पन्ने पलटने शुरू की। डायरी लगभग 20 साल पुरानी थी। हर पन्ने पर मरीजों के नाम, बीमारियां और दवाइयों का हिसाब लिखा था। मगर आखिरी कुछ पन्ने बाकी सबसे अलग थे। उनमें बार बार एक ही बात लिखी थी, वे मुझे रोकना चाहते हैं। गांव के लोग सच जान गए तो सब खत्म हो जाएगा। खान के नीचे जो है उसे बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने उत्सुकता से पूछा, खान के नीचे क्या है? यही तो पता लगाना है। फिर उसने आखिरी पन्ना खोला। उस पर स्याही फैली हुई थी, जैसे लिखते समय किसी ने हाथ पकड़ लिया हो। मगर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार, बस इतना ही। बाकी हिस्सा फटा हुआ था। मैंने कहा, किसी ने जानबूझकर पन्ना फाड़ा है। हाँ, ब्योमकेश बोला, और जिसने भी फाड़ा वह चाहता था कि नाम छिपा रहे। तभी बाहर फिर बिजली कड़की और उसी पल खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। चर चर। ब्योमकेश तुरंत उठ खड़ा हुआ। हम दोनों बाहर भागे। बरामदे में कोई नहीं था, मगर सीढ़ियों के पास कीचड़ में ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। नंगे पैर, और उनमें एक अजीब बात थी, दाईं पैर में सिर्फ 4 उंगलियों के निशान थे। ब्योमकेश झुक गया। दिलचस्प। क्या गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसके पैर की एक उंगली कटी हुई है और तुम उसे ढूंढ लोगे? उसने हल्की मुस्कान दी। अब यह मुश्किल नहीं रहेगा। अगली सुबह हम गांव के चाय वाले के पास पहुंचे। पहाड़ी गांवों में चाय की दुकान सिर्फ दुकान नहीं होती, वहां पूरे गांव की खबरें मिलती है। बूढ़ा चाय वाला हमें देखते ही असहज हो गया। क्या चाहिए बाबूजी? ब्योमकेश ने सामान्य स्वर में पूछा। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसके पैर में चोट हो? बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं, सोचकर जवाब दो। वह घबरा गया। एक आदमी था, मगर वो कई साल पहले मर गया। नाम गणेश। क्या करता था? खान में काम करता था। अब पहली बार खान शब्द बार बार हमारे सामने आ रहा था। ब्योमकेश ने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, लोग कहते हैं खान धंस गई थी, मगर मैंने उसकी लाश नहीं देखी। और उस रात डॉक्टर रघुवीर भी गायब हुआ था। मैंने महसूस किया कि ब्योमकेश के चेहरे पर वही भाव आ गया था जो किसी अहम सुराग के मिलने पर आता था। हम दुकान से निकले ही थे कि पीछे से एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। बाबूजी। ब्योमकेश रुका। लड़की ने कांपते हाथों से एक कागज दिया। किसी ने मुझे आपको देने को कहा है। किसने? मुझे नहीं पता। वो आदमी धुंध में खड़ा था। ब्योमकेश ने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात अकेले खान में आना। नीचे लाल स्याही से वही 3 लकीरें बनी थी। मैंने कहा, यह जाल हो सकता है। बिल्कुल है, ब्योमकेश शांत स्वर में बोला, मगर कभी कभी जाल में घुसना जरूरी होता है। उस दिन पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था, जैसे सबको किसी आने वाली घटना का इंतजार हो। शाम होते होते धुंध फिर पहाड़ों पर उतर आई। रात लगभग 11 बजे हम दोनों लालटेन लेकर खान की तरफ निकले। मुखिया ने हमें रोकने की कोशिश की। मत जाइए बाबूजी, वहां लोग पागल हो जाते हैं। मगर ब्योमकेश बिना रुके आगे बढ़ता गया। खान गांव से काफी ऊपर थी। पुरानी अंग्रेजों के समय की टॉम्बे की खान, अब पूरी तरह बंद। उसका बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और किसी गीली मिट्टी जैसी अजीब गंध। मैंने लालटेन ऊंची की। अंदर अंधेरा था, इतना घना कि रोशनी भी निकल जाए। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर पुराने औजार पड़े थे। जगह जगह पानी टपक रहा था।
फिर अचानक हमें दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। कोई अंदर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी मेरे पैर के नीचे कुछ आया। मैंने नीचे देखा और शरीर सुन्न पड़ गया। वह इंसानी खोपड़ी थी, पुरानी, आधी मिट्टी में दबी हुई। ब्योमकेश, उसने सिर्फ एक नजर डाली। यह खान सिर्फ खदान नहीं, कब्रिस्तान भी है। मेरे गले में सुखापन उतर गया। हम आगे बढ़े। अब रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। एक बड़ा कमरा था, शायद खान का मुख्य हिस्सा। बीच में लालटेन जल रही थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, पुराना कोट। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। उसने धीमे स्वर में कहा, आखिर तुम आ ही गए। ब्योमकेश, मैं सिहर उठा। तुम डॉक्टर रघुवीर हो? वह हल्का मुस्कुराया। लोग अब भी मेरा नाम याद रखते हैं, यह अच्छी बात है। उसकी आंखें बेहद अजीब थीं, थकी हुई मगर खतरनाक। ब्योमकेश शांत खड़ा रहा। गांव में हो रही मौतों के पीछे तुम हो। अगर मैं कहूं हां, तो क्या तुम मान लोगे? मैं सबूत के बिना कुछ नहीं मानता। वह धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी सुनकर मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। इसीलिए तुम बाकी लोगों से अलग हो। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें पता है इस गांव के लोग क्या छिपा रहे हैं? शायद तुम बताना चाहोगे। रघुवीर ने लालटेन उठाई और हमें खान के अंदर और गहराई में ले गया। कुछ दूर जाकर रास्ता खत्म हुआ। वहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा था। उसने लालटेन नीचे की और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। नीचे कई इंसानी कंकाल पड़े थे, दर्जनों। मैं पीछे हट गया। हे भगवान, रघुवीर बोला, ये सब खान मजदूर थे। इनकी मौत कैसे हुई? उसकी आंखें नफरत से भर गईं। जहर। कमरे में सन्नाटा छा गया। 20 साल पहले वह बोला, यहां तांबा नहीं कुछ और निकलता था। क्या? एक जहरीली गैस। मैंने देखा ब्योमकेश ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। गांव के मुखिया और कुछ बड़े लोगों ने सच छिपा दिया। मजदूर मरते गए और उन्हें खान में ही दफना दिया गया। लेकिन तुम? मैं डॉक्टर था, मैंने विरोध किया। मैं सबको सच बताना चाहता था। फिर तुम्हारा घर जला दिया गया। उसकी आंखें भर आईं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी दोनों अंदर थीं। कुछ पल तक सिर्फ पानी टपकने की आवाज आती रही। फिर ब्योमकेश बोला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को मारो। रघुवीर ने मेरी तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं चौंक गया। क्या जो मर रहे हैं वे सब उसी राज से जुड़े लोग हैं? मगर मौत कैसे हो रही है? रघुवीर ने जवाब नहीं दिया और तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजी। धाई। रघुवीर के सीने से खून निकल पड़ा। वह लड़खड़ाकर गिर गया। मैं और ब्योमकेश तुरंत पीछे मुड़े। अंधेरे से मुखिया बाहर आया। उसके हाथ में बंदूक थी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा गांव में दिखता था। अब उसमें सिर्फ डर और क्रूरता थी। बहुत बोल लिया इस पागल ने, मैं चिल्लाया। तुमने गोली मारी? वह चीखा। हां, क्योंकि अगर यह सच बाहर ले जाता तो सब खत्म हो जाता। ब्योमकेश शांत स्वर में बोला, तो असली खेल तुम खेल रहे थे। मुखिया है सा। तुम बहुत होशियार हो ब्योमकेश, मगर देर हो चुकी है। उसने बंदूक हमारी तरफ तान दी। अब तुम दोनों भी यहीं दफन हो जाओगे। खान के भीतर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि पानी की गिरती बूंदों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। मुखिया की उंगली बंदूक के ट्रिगर पर थी और उसकी आंखों में वही डर था जो अक्सर किसी ऐसे आदमी की आंखों में होता है जो बहुत लंबे समय से झूठ जी रहा हो। रघुवीर जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। मैंने धीरे से ब्योमकेश की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह शांत स्वर में बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? मुखिया है सा। गलती? अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? नहीं। ब्योमकेश बोला, गलती यह है कि तुमने बहुत जल्दी डरना शुरू कर दिया। मुखिया की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? अगर तुम शांत रहते तो शायद कोई तुम्हारे ऊपर शक नहीं करता। बकवास बंद करो। तुमने खुद गांव में डर फैलाया। रघुवीर की कहानी जिंदा रखी, नकली निशान बनाए, लोगों को यकीन दिलाया कि कोई आत्मा लौट आई है। मुखिया कुछ पल चुप रहा,
फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम समझ गए। पहली रात ही। मैं चौंक पड़ा। क्या? व्योमकेश मेरी तरफ देखे बिना बोला। जब हमने चौकीदार की लाश देखी थी तब उसके हाथ में खान की मिट्टी थी, मगर उसके जूतों पर उतनी मिट्टी नहीं थी। मतलब किसी ने मरने के बाद उसके हाथ में मिट्टी भरी। मुखिया धीरे धीरे ताली बजाने लगा। कमाल है। और फिर व्योमकेश आगे बोला, डाक बंगले के कमरे में जो पैरों के निशान थे वे जानबूझकर छोड़े गए थे ताकि मामला अलौकिक लगे। मुखिया की मुस्कान गायब हो गई। फिर भी तुम सच साबित नहीं कर सकते। सच तो तुम खुद साबित कर चुके हो। कैसे? तुम्हारी बंदूक। मुखिया कुछ समझ नहीं पाया। व्योमकेश बोला, गांव का साधारण आदमी अंग्रेजों वाली पुरानी वेबली रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करता। यह वही बंदूक है जो पुराने खान मालिकों के पास होती थी। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। और तुम्हारे दाईं पैर में 4 उंगलियां हैं। व्योमकेश बोला, एक बिल्कुल वैसे ही जैसे डाक बंगले के बाहर निशान थे। अब पहली बार मुखिया की आंखों में डर साफ दिखाई दिया। तुम? गणेश कभी मरा ही नहीं, है ना? मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या? मुखिया अचानक जोर से हंस पड़ा। हां, मैं ही गणेश हूं। खान में उसकी हंसी गूंज उठी। 20 साल पहले मैं मजदूर था। मैंने मुखिया और खान मालिकों को मजदूरों को मरवाते देखा, मगर मैं चुप रहा क्योंकि मुझे पैसे मिले थे। उसकी आवाज भारी हो गई। फिर रघुवीर ने सच जान लिया। वह सबको बताना चाहता था। उस रात गांव वालों ने उसका घर जला दिया। रघुवीर दर्द में कराहते हुए बोला, झूठ, आग तुमने लगाई थी। मुखिया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। हां, मैंने लगाई थी, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो मैं भी फंस जाता। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वह पूरी तरह पागल लग रहा था। लेकिन फिर वह बोला, मैंने मौका देखा। असली मुखिया बूढ़ा हो चुका था। मैंने धीरे धीरे गांव पर कब्जा कर लिया, लोगों को डराया, रघुवीर की आत्मा की कहानी फैलाई। और जो लोग मर रहे थे, मैंने पूछा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। वे सब लोग थे जो पुरानी सच्चाई जानते थे। तुम उन्हें कैसे मारते थे? मुखिया मुस्कुराया। एशन धीमा जहर। व्योमकेश बोला, इंजेक्शन वाली सुई। हां, वह सा। पुरानी दवाइयों में थोड़ा बदलाव और आदमी कुछ घंटों में अंदर से मर जाता है। कोई निशान नहीं। मेरे शरीर में घिन दौड़ गई। तुम राक्षस हो। वह अचानक चीखा। मैंने वही किया जो जरूरी था। फिर उसने बंदूक सीधी व्योमकेश पर तान दी। अब बहुत बातें हो गई। मैं समझ गया, अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर तभी व्योमकेश ने अचानक लालटेन पर लात मार दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। धाए, गोली चली। मेरे कान सुन्न हो गए। फिर खान में भागते कदमों की आवाज गूंजने लगी। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर नीचे खींचा। वह व्योमकेश था। नीचे रहो। दूसरी गोली चली। पत्थर टूटकर मेरे पास गिरे। मुखिया अंधेरे में चीख रहा था, तुम बच नहीं सकते। तभी दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। रघुवीर घायल होने के बावजूद दूसरी लालटेन जला चुका था। उस रोशनी में मैंने देखा, मुखिया ठीक सामने खड़ा था और उसी पल व्योमकेश उस पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। बंदूक दूर जा गिरी। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा, मगर मुखिया बेहद ताकतवर था। उसने व्योमकेश का गला पकड़ लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्योमकेश का चेहरा लाल पड़ने लगा। मैंने बंदूक उठाई, मगर हाथ कांप रहे थे। तभी रघुवीर लड़खड़ाते हुए उठा। उसने पास पड़ा लोहे का भारी औजार उठाया और पूरी ताकत से मुखिया के सिर पर दे मारा। धड़ाम! मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। कुछ पल तक कोई नहीं हिला। फिर धीरे धीरे खान में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज बची। मुखिया बेहोश पड़ा था। रघुवीर दीवार से टिक गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। खत्म हो गया, मगर उसके सीने से बहुत खून बह चुका था। मैं घबरा गया। हमें इसे बाहर ले जाना होगा, मगर रघुवीर ने सिर हिला दिया। अब देर हो चुकी है। व्योमकेश उसके पास बैठ गया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर धीमे स्वर में बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, मगर मैं सच सामने लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। तुमने कोशिश की, व्योमकेश बोला। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। मेरी बेटी, जब आग लगी वह सिर्फ 6 साल की थी।
खान में फिर सन्नाटा फैल गया। बाहर कहीं हवा तेज चलने लगी थी। रघुवीर ने कांपते हाथ से अपना लॉकेट निकाला। अगर कभी इस गांव में मंदिर बने तो यह वहां रख देना। व्योमकेश ने चुपचाप लॉकेट ले लिया और कुछ ही पल बाद रघुवीर की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। मैंने पहली बार देखा। व्योमकेश की आंखें भीगी हुई थीं। सुबह तक पुलिस खान पहुंच चुकी थी। मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जब खान की खुदाई हुई तो वहां से कई मजदूरों के कंकाल मिले। पूरा सच आखिरकार बाहर आ गया। गांव वाले स्तब्ध थे। जिस आदमी को वे वर्षों से अपना रक्षक समझते थे वही असली हत्यारा निकला। कुछ दिनों बाद गांव में पहली बार डर कम हुआ। लोगों ने खान हमेशा के लिए बंद कर दी और पहाड़ के किनारे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया उन मजदूरों और रघुवीर के परिवार के नाम पर। जिस दिन हम गांव छोड़ रहे थे सुबह हल्की धूप निकली हुई थी। कई दिनों बाद पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें सबसे पहले कब यकीन हुआ कि रघुवीर हत्यारा नहीं है? व्योमकेश ने दूर पहाड़ों की तरफ देखा। जिस आदमी ने 20 साल अकेले अंधेरे में जीकर भी इंसानियत बचा रखी हो वह सीरियल किलर नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराया और अब उसने सिगरेट जलाई। अब यह गांव शायद पहली बार चैन की नींद सोएगा। हमारी जीप धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगी। पीछे धुंध के बीच सुराजगढ़ छोटा होता जा रहा था, मगर इस बार उस गांव पर कोई साया नहीं था।